हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका सेंट्रल गवर्नेंस आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, जैसे जो भारत में है वो संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब क्या होता है? इसमें दो प्रकार के कार्यपालिका का प्रावधान होता है। पहला होता है संवैधानिक प्रमुख और दूसरा है वास्तविक प्रमुख। और हमारे भारत में जो संवैधानिक प्रमुख है वो है हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रेसिडेंट, और जो वास्तविक प्रमुख है वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंट से, राष्ट्रपति से। भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है और जो समस्त औपचारिक शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति के हाथ में होती हैं और वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इज नोन एज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को हम भारत का प्रथम नागरिक कहते हैं और कार्यपालिका संबंधी कार्य उसी के नाम से संचालित की जाती है। मतलब जितनी भी हमारे औपचारिक शक्तियां होती हैं वो सभी प्रेसिडेंट के पास होती हैं। तो हम इसमें पहले कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम जो भी फैक्ट है उसको जानते हैं। तो जो हमारा राष्ट्रपति है वो आर्टिकल 52 से 62 के बीच में डिस्क्राइब्ड है। ये भाग 5 में उल्लिखित है। राष्ट्रपति जो है, या तो हम ये कह सकते हैं कि भाग 5 में जितने भी हमारे पूरे सेंट्रल गवर्नेंस है उसमें उल्लिखित है और इसका जो अनुच्छेद है वो 52 से 73 है। और इसका जो निर्वाचन होता है, जैसे जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष मतलब देखिए, प्रत्यक्ष क्या होता है, वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इलेक्ट किया जाता है। अप्रत्यक्ष होता है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन नहीं होता है। शपथ होता है, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इन्हें शपथ दिलाते हैं और जो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र है उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति पद के लिए जो मिनिमम एज होती है वो 35 वर्ष होती है और जो राष्ट्रपति का वेतन होता है वो 5 लाख प्रति माह होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, हम उसको पढ़ेंगे। आर्टिकल 52 है, राष्ट्रपति पद की व्याख्या करता है कि भारत में राष्ट्रपति पद होना चाहिए। आर्टिकल 60 है हमारा शपथ, कि जो हमारा राष्ट्रपति है वो शपथ लेता है। आर्टिकल 61 में है महाभियोग। ये 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है राष्ट्रपति से और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 61 जो कि है महाभियोग। हम आगे बताएंगे कि महाभियोग क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे निर्वाचन पद्धति राष्ट्रपति में कैसी होती है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। हमें पता है कि इन तीनों में निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं। जो मनोनीत सदस्य होते हैं उन्हें राज्यसभा और लोकसभा में जो होता है राष्ट्रपति चुनता है और विधानसभा में क्या होता है, उस राज्य का राज्यपाल चुनता है। जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के जितने निर्वाचित सदस्य होते हैं वही इलेक्शन प्रक्रिया में, जो इलेक्शन प्रोसेस होता है प्रेसिडेंट का, वही पार्टिसिपेट करते हैं और जो मनोनीत सदस्य होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। अगर पूछेगा तो ये जो मनोनीत हैं ये नहीं होते हैं राष्ट्रपति का जो हमारा इलेक्शन होता है। तो ये है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व। इससे राष्ट्रपति को चुना जाता है, जिसमें कि राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं लेकिन मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या होती हैं। तो 2 शक्तियां होती हैं, हमने आपको पहले ही बताया था। औपचारिक शक्तियां जो कि राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती है और वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथों में होती हैं। तो फर्स्ट है कार्यपालिका शक्तियां। तो हमें पता है कि कार्यपालिका क्या होती है। जो हमारे नीति बनाए जाते हैं, जो हमारे रूल्स बनाए जाते हैं, जो भी कानून बनाए जाते हैं, जो विधि बनाता है वो कौन होता है, विधायिका होती है। और जो विधि बनाने के बाद जो उसको इम्प्लीमेंट करता है वो कौन होती है, कार्यपालिका होती है। तो जो इम्प्लीमेंट करने वाला कार्य होता है वो कार्यपालिका में आती है। तो कार्यपालिका में हमारे आते हैं जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए, कैग, एजी, यूपीएससी और जितने भी हमारे जो गवर्नेंस होते हैं वो सारे हमारे कार्यपालिका में आते हैं। जो भी गवर्नेंस होती है वो कार्यपालिका होती है। तो कार्यपालिका शक्तियां क्या हो गई, उनसे रिलेटेड जितनी भी शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं वो सभी क्या होती हैं, कार्यपालिका शक्तियां होती हैं। जैसे उनकी नियुक्ति, प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति हो गई, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश
कैग हो गए, एजी हो गए, वित्त आयोग हो गए, राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। और दूसरा हो गया वह विदेशी राजनयिकों का आमंत्रण पत्र स्वीकार करता है और राजदूतों को नियुक्ति पत्र जारी करता है। ये कार्यपालिका शक्तियां हो गई हमारे प्रेसिडेंट की। अब आता है विधायी शक्तियां। अभी हमने बताया है जो विधायिका होती है वो क्या होती है, जो विधि को बनाती है, जो कानून को बनाती है। कानून को बनाने का कार्य किसका होता है, जो हमारी पार्लियामेंट होती है वो कानून को बनाती है। तो इसमें राष्ट्रपति का कौन कौन से शक्तियां है प्राप्त है विधायिका में। तो पहला है संसद सत्र। जो हमारा संसद का सत्र हमें पता है 3 सत्र होते हैं। संसद सत्र को आहूत करना मतलब शुरू करना, उसे बुलाना। सत्रावसान व लोकसभा को भंग करना। सत्रावसान होता है कि किसी भी सत्र को खत्म करना, सत्र का जो एंडिंग होता है उसको करना, और लोकसभा को भंग करना। ये हमारे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। और संयुक्त अधिवेशन बुलाना, जब भी हमारा ज्वाइंट मीटिंग होता है संसद का वो बुलाता है राष्ट्रपति। लोकसभा के 2 सदस्य, राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। ये उसकी विधायी शक्तियां हैं। और अध्यादेश होता है जो कि अनुच्छेद 123 में उल्लेखित है। अब हम पढ़ेंगे अध्यादेश होता क्या है। अध्यादेश होता है कि जैसे अगर संसद का अधिवेशन नहीं होता है, जैसे अगर संसद नहीं चल रहा होता है और किसी विशेष उद्देश्य के लिए कानून की आवश्यकता होती है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और इस अध्यादेश का प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून जैसा ही होता है। जैसे संसद जो कानून बनाता है उसी तरह होता है ये अध्यादेश जो कि राष्ट्रपति लागू करता है। फिर हम आते हैं न्यायिक शक्तियां पे। जो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां हैं, जाहिर सी बात है वो न्यायालय से संबंधित है। तो अनुच्छेद 72 में क्या है, सजा माफ करना। जो राष्ट्रपति है वो अपराधी की सजा को क्षमा कर सकता है और उसकी क्षमा को कम कर सकता है और मृत्यु दंड को माफ कर सकता है। ये अनुच्छेद 72 में उल्लिखित है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। और दूसरा क्या है कि राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वह सार्वजनिक हित के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। मतलब वो परामर्श ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय से। ये आर्टिकल 143 में उल्लिखित है, जो कि हम आपको जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय पढ़ाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद ये हमारा आपातकालीन शक्तियां, जो कि जर्मनी के संविधान से लिया गया है, जो आपातकाल है। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। पहले हम बताते 3 तरह के आपातकाल होते हैं, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी और प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी। और ये तीनों क्या क्या होती है वो हम डिस्कस करेंगे। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी, ये आर्टिकल 352 में उल्लिखित है। अभी तक जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो 3 बार लगाया जा चुका है। पहला 1962 में जब इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था, भारत और चीन का युद्ध हुआ था। 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। और 1975 में जब आंतरिक अशांति थी, इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम पे। तो हमारा क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लागू हुआ था, तो ये 3 बार लागू हुआ था। और ये किस आर्टिकल में उल्लिखित है, आर्टिकल 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। ये कब लगता है ये हम पढ़ेंगे। जैसे इस आर्टिकल के अंदर ये उल्लिखित है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या किसी भी विद्रोह की स्थिति से राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति ये समाधान हो जाए कि पूरे भारत या किसी एक भाग की सुरक्षा खतरे में है। अगर राष्ट्रपति को ये चीज समझ में आता है तो वह संपूर्ण भारत में या तो किसी भी पार्ट में जहां पर उसको अशांति की आशंका है वहां पर वो क्या करता है कि आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है। और राष्ट्रीय आपातकाल में ये होता है कि 1 माह की अवधि के पश्चात ऐसी घोषणा संसद से अनुमोदन न होने की स्थिति में समाप्त हो जाएगी। मतलब कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो गई है तो 1 माह के अंदर ही संसद से अनुमोदन की आवश्यकता है। मतलब इसका ये होता है कि जो संसद के 2/3 सदस्य हैं वो इस आपातकाल के लिए अगर वो अपना हाँ कह देते हैं, मतलब इसको पास कर देते हैं, तब वहां पे आपातकाल लागू रहेगा। लेकिन अगर संसद का अनुमोदन नहीं मिला है तो आपातकाल अपने आप हट जाएगा स्वतः 1 महीने के पश्चात। ये होता है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। फिर है फाइनेंशियल प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 356 में उल्लिखित है। इसमें क्या है कि अगर कोई राज्य है जहां पे संवैधानिक उपबंध हो, संवैधानिक उपबंधों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है वहां की सरकार, तो जो राष्ट्रपति है वहां पर क्या करता है कि आपातकाल घोषित कर देता है। मतलब जो अगर कहीं किसी राज्य की सरकार है, अगर संवैधानिक तरीकों से कार्य नहीं कर रही है, अगर वहां संवैधानिक चीजों को नहीं मान रही है,
तो वहाँ पे राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकता है। और ऐसी घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन, हमने देखा था कि जो हमारा नेशनल इमरजेंसी है उसमें 1 महीने के अंदर अनुमोदन होना चाहिए, और प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी है अनुमोदन 2 माह के अंदर होना चाहिए। मतलब 2 माह के अंदर तक जो संसद के सदस्य है उनका अनुमोदन अनिवार्य होता है, नहीं तो फिर वो आपातकाल अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और फिर हम आते हैं, जो हमारा प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी है वो कई बार अभी तक भारत में 126 बार लागू हो चुका है। और सबसे ज्यादा अगर पूछेगा कि ये किस राज्य में लागू हुआ है, तो सबसे ज्यादा ये मणिपुर में 10 बार प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी लगाया जा चुका है। और सबसे पहली बार पंजाब में लगाया गया है प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी, मतलब राष्ट्रपति शासन। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 360, जो कि है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये कब लगता है? देश में अगर कोई आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति अपनी विशिष्ट शक्तियां, जो भी उसके पास पावर है, वो उसका उपयोग कर सकता है और वह आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और अभी तक कभी भी भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब जो वित्तीय आपातकाल है उसे कभी भी लागू नहीं किया गया है। नेशनल इमरजेंसी 3 बार लागू किया गया है और प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी तो कई बार भारत में लागू किया गया है। पहली बार पंजाब में लागू किया गया है और सबसे ज्यादा 10 बार अभी तक मणिपुर में लागू किया गया है। अब हम पढ़ेंगे महाभियोग। महाभियोग का उल्लेख आर्टिकल 61 में है। पदावधि के पूर्व महाभियोग लगाकर पदमुक्त करना। जैसे जो राष्ट्रपति की पदावधि कितने साल की होती है? 5 साल की होती है। अगर उसके बीच में ही उसके पहले ही महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को पदमुक्त किया जा सकता है। 14 दिन पूर्व सूचना के साथ शुरू की जाती है। जैसे अगर महाभियोग लगाया जाना है राष्ट्रपति पर, तो उसकी सूचना संसद में और राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व ही मालूम हो जाती है। और 2/3 बहुमत, मतलब जो संसद के सदस्य हैं उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है महाभियोग को लाने के लिए और उसको मंजूरी देने के लिए, मतलब राष्ट्रपति को पदमुक्त करने के लिए। अगर 2/3 बहुमत संसद के मान जाते हैं तो राष्ट्रपति पदमुक्त हो जाता है। और पद रिक्ति के 6 महीने के भीतर ही चुनाव होता है। किसी भी वजह से अगर राष्ट्रपति पदमुक्त हो जाता है तो 6 महीने के भीतर ही उसका चुनाव होना जरूरी होता है। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट यहाँ पर हमने देखा है कि विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है। जैसे जो बिल्स है वो कब एक्ट का रूप धारण करते हैं? जब उस पर राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर कर देता है। अब हम पढ़ेंगे कि जो विधेयक है वो उसमें राष्ट्रपति का क्या अहम रोल होता है, उसको हम पढ़ेंगे। जब कोई भी बिल जब वो संसद से पास हो जाता है, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद जब वो राष्ट्रपति के पास आता है, तो राष्ट्रपति के पास 3 पावर होती है कि जो भी उसके पास बिल आया है या तो उस पर वो अपना हस्ताक्षर कर दे, ठीक है, या तो वह पुनर्विचार के लिए भेज दे। तो ये सारी जो होती है ये होती है वीटो पावर, ठीक है। तो वीटो पावर जो होती है राष्ट्रपति की, वो 3 तरह की वीटो होती है। पहला है आत्यंतिक वीटो, जिसको हम एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं, और निलंबनकारी वीटो, सस्पेंशन वीटो, जेबी वीटो, पॉकेट वीटो। तो सबसे फर्स्ट हम समझते हैं कि आत्यंतिक या तो एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है। एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है कि यह जो राष्ट्रपति होता है वह अपनी अनुमति को सुरक्षित रखता है। सुरक्षित रखने का तात्पर्य है कि वह उस बिल पर अपने हस्ताक्षर कर देता है। यह होता है आत्यंतिक वीटो, जिस बिल पर राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर कर दे। फिर है निलंबनकारी वीटो में है कि वह उस बिल को पुनर्विचार के लिए संसद में भेज देता है, लेकिन अगर फिर से वो बिल वापस आ जाए तो इसको मजबूरन में राष्ट्रपति को साइन करना पड़ता है। मतलब वो उसके लिए मजबूर है, उसको वहां पे सिग्नेचर करना पड़ेगा अगर वो दोबारा संसद से वापस आ गया तो। जेबी वीटो या तो पॉकेट वीटो, इसमें क्या है कि न ही वह अनुमति देता है, न ही अनुमति देने से इनकार करता है, न ही पुनर्विचार के लिए उसको भेजता है। मतलब इसमें वह किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है बिल्स के लिए, न ही वो अपनी परमिशन दे रहा है, न ही परमिशन देने से इनकार कर रहा है, न ही वो पुनर्विचार के लिए भेजता है। तो ये होता है हमारा पॉकेट वीटो। ऐसा एक बार हो चुका है डाक विधेयक 1986 में, जो कि उसमें के प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह। उन्होंने पॉकेट वीटो का यूज किया था। मतलब जो इन्होंने न ही कोई अनुमति दी थी, न ही इनकार किया था, न ही पुनर्विचार के लिए भेजा था। और एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है कि वो अपनी अनुमति को सुरक्षित रखते हैं, मतलब परमिशन नहीं देते हैं। और निलंबनकारी वीटो में होता है कि वो पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं।
ये था कुछ पावर जो हमारे राष्ट्रपति के हैं। हम राष्ट्रपति से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। ठीक है। भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और वो सर्वाधिक समय तक रहे। वो 12 वर्ष तक हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे थे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन की। एम हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश थे। मतलब जब ये राष्ट्रपति पद पर आए तो उसके पहले ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। निर्विरोध चुने जाने वाले जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे नीलम संजीव रेड्डी। ये सबसे कम उम्र में चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। 4 प्रधानमंत्रियों के साथ जो काम करने वाले राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर पंडित शंकर दयाल शर्मा। पहले जो दलित राष्ट्रपति थे वो थे KR नारायणन। ये हमारे प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे और जो भी हमारे एग्जाम में आते हैं वो हम आज सब डिस्कस कर लिए हैं।